हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और आसपास जिसको भी हेल्प की ज़रूरत हो प्लीज़ उसकी मदद करिए। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम। कॉलम्स का डिजाइन आप पढ़ चुके हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे ये लिमिट स्टेट मेथड से, जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, हम पहले समझ लेते हैं, जिनको भी याद नहीं है हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले तो हम ये टर्म समझते हैं कि कॉलम हमारा शॉर्ट कब होता है ना। हमारे पास दो तरीके के कॉलम होते थे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और ये दोनों किस चीज पर डिपेंड करते थे कि कॉलम हमारे लॉन्ग होंगे या शॉर्ट होंगे। हमारे पास एक टर्म होता था जिसे हम डिनोट करते थे लैम्डा से और बोलते थे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो ये वो टर्म है जो डिफाइन करता था कि आपका कॉलम शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा। और ये क्या होता था, ये होता था इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, ओके, सो इफेक्टिव लेंथ हमारा डिपेंड करता है। अगर मैं ये कॉलम बनाता हूं, सो इफेक्टिव लेंथ ये तो हमारी अनसपोर्टेड लेंथ है ना। ये लेंथ इफेक्टिव लेंथ कब बनती है, किन चीजों पर डिपेंड करती है। ये इफेक्टिव लेंथ बनती है सपोर्ट कंडीशंस पे। हमारे पास दो एंड है, एक ये एंड है कॉलम का, दूसरा ये एंड है ना। अब ये सपोज एक एंड पिन्ड है ना, दूसरा फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो यहां पर ना तो रोटेशन अलाउड होगा है ना, और ना ही लेटरल मूवमेंट अलाउड होगा। ये पिन है तो यहां पर रोटेशन अलाउड होगा है ना, बट लेटरल मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं हमारे इस सपोर्ट्स पे कि दोनों पिन है या दोनों आपके फिक्स है या एक पिन है एक फिक्स है ना। मतलब किस तरीके से मूवमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि हमारी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी। ये पेज नंबर IS 4, 5, 6 में आई गेस 91 है। प्लीज आप देख लीजिएगा, एक अलग से टेबल दी हुई है इफेक्टिव लेंथ की, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट पेज नंबर 91 है जहां पर इफेक्टिव लेंथ की टेबल दी है इन सपोर्ट कंडीशंस के हिसाब से। तो आपको अनसपोर्टेड लेंथ क्वेश्चन में गिवन होती है, वहां से आप पेज नंबर देख के एक फैक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास हो जाती है K इंटू एल। जैसे अगर दोनों तरफ फिक्स है तो ये होती है 0.67 इंटू एल, अगर दोनों तरफ पिन है तो ये होता है 1 इंटू एल। एक तरफ फिक्स है एक तरफ पिन है तो आई गेस 0.8 इंटू एल होता है। बट आप देखकर कोड से वैल्यूज डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहां से हमारा मिल जाता है इफेक्टिव लेंथ। नेक्स्ट ये आता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होती है। अब हर एक मेंबर में दो डायमेंशंस होती हैं। क्या होता है, देखो, एक जहां पर हमारी लोडिंग होती है, अब ये कॉलम है ना, तो कॉलम में ये ऐसे लोडिंग होगी, ठीक है। अब इस लोडिंग पे इसका इंपैक्ट किधर आएगा है ना, मतलब कि अगर इस कॉलम में कोई मूवमेंट होना होगा तो ऐसे होगा, बकर होगा। मतलब ये वाली जो एक्सिस है आपकी, जहां पर आपके लोडिंग का इंपैक्ट आ रहा है, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर जो दो डायमेंशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लेटरल। मतलब कॉलम की वो सरफेस, मैं आपको सपोज, हाँ ओके, इसे मान लेते हैं हम कॉलम। तो अगर मैं यहां से लोड लगाता हूं है ना, ये लोड लगाता हूं, तो ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, क्योंकि जो लोडिंग का इंपैक्ट होगा वो उसमें आएगा। और ये जो दो परपेंडिकुलर एक्सिस है ये आपकी हो जाएंगी लेटरल डायमेंशन। तो इन दोनों डायमेंशंस में जो भी लीस्ट होगा वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। अगर ये सपोज सर्कुलर हो जाता है ना, अगर ये हम सर्कल मान लेते हैं तो ये वाली आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, और ये सर्कल में तो अब एक ही डायमेंशन होती है डायमीटर है ना, तो डायमीटर हो जाएगा आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो आई गेस की शॉर्ट कॉलम क्या होता है ना, शॉर्ट कॉलम कैसे पता करते हैं,
स्लेंडरनेस रेशियो से। अब क्या लिमिट होती है, अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 है तो ये हो जाता है आपका लॉन्ग कॉलम। अगर स्लेंडरनेस रेशियो लेस देन इक्वल टू 12 है तो ये होता है आपका शॉर्ट कॉलम। वैसे मेनली तो क्या होता है, लेस देन 12 आपका शॉर्ट होता है, इक्वल में हम इंटरमीडिएट डिजाइन करते हैं, बट आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझिए। चलो आप निकल गया मेरे मुंह से तो मैं आपको समझा ही देता हूँ क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग और शॉर्ट में। देखो, जब भी कोई चीज छोटी होगी, सपोज इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, है ना, इसकी लेंथ में बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, अब अगर आप इस पे लोड लगाओगे तो इसका फेलियर कैसे होगा, इसका फेलियर होगा बकल करेगा ये। मतलब कि आप स्केल लो, स्केल पे लोड लगाओ, जो स्टील वाली स्केल आती है उसको लीजिए आप, ऊपर से लोड लगाइए, वो क्या करेगी, बकल करेगी, मतलब मुड़ेगी। ये होता है लॉन्ग कॉलम का फेलियर। शॉर्ट में क्या होता है, कोई छोटी चीज लो, आप चौक लो, है ना, उसमें आप प्रेशर लगाओ तो वो क्रश करेगी, मतलब कि उसका जो मटेरियल है वो क्रश करेगा। तो जो शॉर्ट कॉलम में फेलियर होता है वो होता है क्रशिंग का, जो लॉन्ग कॉलम में फेलियर होता है वो होता है बकलिंग का। और जो इंटरमीडिएट है हम उसमें मानते हैं कि दोनों हो रहा है ना। तो जब हम इंटरमीडिएट डिजाइन करते हैं तो उसका हम फेलियर देखते हैं कि उसमें बकलिंग भी हो रही है, क्रशिंग भी हो रही है। जबकि शॉर्ट कॉलम में हम सिर्फ देखते हैं क्रशिंग और लॉन्ग कॉलम में हम सिर्फ देखते हैं बकलिंग। ये मेन डिफरेंस होता है अगर आपसे कोई पूछता है तो। सो लेमडा जब ग्रेटर देन 12 होता है तो लॉन्ग, लेस देन इक्वल टू शॉर्ट। अब यहां से हमने पहला टर्म समझ लिया है। अब आते हैं एक्सियली लोडेड। आप समझते हैं एक्सियली लोडेड क्या होता है। तो मेरे ठीक से बनता नहीं है कभी, बट एक्सियली लोडेड क्या होता है। अब इस कॉलम का एक सेंटर पॉइंट होगा, है ना, जिसे आप सेंट्रोइडल एक्सिस भी बोल सकते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारी लोडिंग इसी लाइन पर है। अगर आपकी लोडिंग इसी लाइन पर होगी, मतलब जो आपकी सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो हम उसे बोलेंगे एक्सियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, ठीक है। बट आप ये कैसे इंश्योर करोगे, जब बिल्डिंग में आपके कॉलम के ऊपर लोड लगा होगा तो आप ये कैसे इंश्योर करोगे कि बिल्कुल इसी सेंटर लाइन पे आपकी लोडिंग हो रही है ना। ये तो इंश्योर कर नहीं सकते हैं, तो हम एक्सियली लोडेड कॉलम मानते हैं कुछ इसेंट्रिसिटी पे, मतलब कि कुछ इसेंट्रिसिटी है तब भी हम मान लेंगे कि उसे वो एक्सियल लोडेड कॉलम है। और वो इसेंट्रिसिटी होती है मिनिमम, जिसे हम बोलते हैं 20 mm, इतनी सेंट्रिसिटी है ना। और ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए 0.05 D से, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए 0.05 D। D वही है आपकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन होगा वो है D। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सपोज D आपका 500 mm है तो कितना हो गया 0.05 इंटू 500, दैट इज 25 mm। कितनी है 20, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली इससे ज्यादा नहीं है ना। मीन्स ई मिनिमम इज लेस देन 0.05 D, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे डिजाइन कर सकते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम के। अगर ये नहीं है तो आप फिर उसे डिजाइन करेंगे इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम की तरह, मतलब उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी है। अब इसेंट्रिसिटी अगर किसी को समझ नहीं है, वैसे तो मैं बता चुका लेकिन फिर से बता सकूं, इस लाइन से जितना भी दूर आपकी लोडिंग लग रही है, सपोज यहां पर लोडिंग लग रही है, तो इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, है ना। और इसे हम बोल देते हैं इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक लोडिंग, ऑलराइट। सो दैट इज इसेंट्रिसिटी एंड दैट इज इसेंट्रिक लोडिंग। और कब होगी इसेंट्रिक लोडिंग, जब ये वैल्यू जो ई मिनिमम है ये हो जाएगी 0.05 D से, ठीक है। जब तक लेस देन है तब तक हम इसे डिजाइन कर सकते हैं इसेंट्रिक लोड, एक्सियली लोडेड कॉलम की तरह। तो हमने ये पता कर लिया शॉर्ट कॉलम क्या है, एक्सियली लोडेड कॉलम्स
क्या है। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं। वैसे वो बिल्कुल सेम है जो हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में किया था, है ना। सबसे पहले नंबर ऑफ बार्स फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम कितना होता है, नंबर ऑफ बार्स 4, एंड फॉर सर्कुलर कॉलम मिनिमम, ऑब्वियसली ना, मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, एंड सर्कुलर होता है 6। ठीक है। सेकेंड, मिनिमम रेनफोर्समेंट। जब भी रेनफोर्समेंट की बात होती है तो ये होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप जो रेनफोर्समेंट लगा रहे हो, है ना, वो होती है। और इसी को हम बोलते हैं मेन रेनफोर्समेंट। कितना होता है, 0.08%, सॉरी 0.8%, 0.8%। और जो मैक्सिमम होता है दैट इज इक्वल टू 6%। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है दैट इज इक्वल टू 6%। देन लेटरल रेनफोर्समेंट, अब लेटरल रेनफोर्समेंट क्या होता है समझ लो। छोटा सा फिगर बना के आपको बता देता हूं लेटरल रेनफोर्समेंट क्या होता है। अब क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका इंपैक्ट आ रहा है ना, शॉर्ट कॉलम है, मतलब ये क्रश कर रहा है, हमें उसे रोकना है तो हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। ठीक है, और ये रेनफोर्समेंट है, एक आपकी रेनफोर्समेंट पीछे होगी। अब सपोज जैसे ही लोडिंग हुई है ना, यहां से लोड लगा, तो लोड लगने से क्या होगा, ये क्रश करेगा, दबने की वजह से क्रश करेगा, तो इसकी पोजीशन हिल सकती है। तो इस पोजीशन को रोकने के लिए हम लेटरल डायरेक्शन, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी रेनफोर्समेंट लगा देते हैं। इस रेनफोर्समेंट को हम बोलते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट, ताकि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है उसकी पोजीशन नहीं हटे, क्योंकि पोजीशन हट गई तो फिर अगर जहां पर क्रशिंग हो रही है वहां पर रेनफोर्समेंट होना चाहिए, वहां पर रेनफोर्समेंट अगर नहीं हुआ है ना तो क्रशिंग हो जाएगी, हमारा कॉलम फेल हो जाएगा। तो अपनी पोजीशन से नहीं हटना चाहिए इसे, उसको रोकने के लिए हम लगाते हैं लेटरल रेनफोर्समेंट। इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं कि इसका स्ट्रेंथ में कोई इंपैक्ट है ना, इससे स्ट्रेंथ बढ़ रही है, स्ट्रेंथ में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर आप स्टील बढ़ा रहे हो, लेकिन हम इसे कंसीडर नहीं करते। अब लेटरल रेनफोर्समेंट कितने टाइप की होती है, लेटरल रेनफोर्समेंट मेनली होती है 2 टाइप्स की। पहले को हम बोलते हैं लेटरल टाइज, एंड दूसरे को बोलते हैं हम स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ये मेनली होती है स्पाइरल या फिर हेलिकल, है ना। ये मेनली हम यूज करते हैं सर्कुलर कॉलम में, ठीक है। और ये हम रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर कॉलम में। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे लेटरल टाइज को हम सर्कुलर कॉलम में यूज नहीं कर सकते, बट मेनली हम यूज करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम में। अब लेटरल टाइज में 2 चीजें होती हैं कि कितने डाया का आप लेटरल टाइज लगा रहे हो, है ना। तो इसके डाया का है कि दैट जो भी आप डाया यूज कर रहे हो, है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/4 ऑफ डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, है ना, डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो अगर आप 16 mm का लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो, है ना, तो 4 mm से ज्यादा होना चाहिए जो भी आप लेटरल टाइज का डाया यूज करोगे। मतलब 5 mm यूज करते हो, 6 mm यूज कर सकते हो। और ये डाया ऑफ लार्जर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही डाया का रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो लॉन्गिट्यूडनल। हो सकता है आपने 4 बार्स 20 mm की यूज किए हैं, 2 बार्स आपने 16 mm की यूज किए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रेटर होगा मतलब 20 mm, 2 डाया आपने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की यूज किए हैं 16 एंड 20, यहाँ पर यूज होगा 20,
ठीक है। अब आपने ये किया था, आपने ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट लगाई थी। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, मतलब कितनी दूर में आप लगाओगे, कितने कितने डिस्टेंस में आप लेटरल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। तो इसका पिच कितना होना चाहिए, इसके पिच के लिए 3 चीजें होती हैं। पिच इज मिनिमम ऑफ नंबर 1 जो भी आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सेकेंड 16 मल्टीप्लाइड बाई डाया ऑफ longitudinal reinforcement, and third is 300 mm। इन तीनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो आपकी बन जाती है पिच। ओके, सो हमने देख लिया कि नंबर ऑफ बार्स मिनिमम कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट क्या है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट क्या है, देन फिर लेटरल रेनफोर्समेंट किस किस हिसाब से प्रोवाइड होता है। ओके, देन फिर लेटरल टाइज का डाया क्या यूज करते हैं और पिच क्या यूज करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम में। तो जो आपका कॉलम था, जब आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में डिवाइड, अब देखो 2 मटेरियल है हमारे पास, है ना। आरसीसी से डिजाइन करो तो आपका पास कंक्रीट है और रेनफोर्समेंट है। तो टोटल स्ट्रेंथ उसकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में लिख रहा हूं, क्या करते थे, स्ट्रेंथ बाय कंक्रीट यानी स्ट्रेस बाय कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस सिग्मा एससी मल्टीप्लाइड बाय एएससी, है ना। कंक्रीट से स्ट्रेंथ, स्टील से स्ट्रेंथ। वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो होता नहीं था, है ना। सो ये फॉर्मूला हो जाता था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। अब लिमिट स्टेट मेथड में फॉर्मूला क्या हो जाता है, लिमिट स्टेट मेथड में फॉर्मूला हो जाता है आपका, मैं सिर्फ शॉर्ट एक्सियली लोडेड के लिए भी बोल रहा हूं, 0.4 FCK इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। मैं फिर से बोल रहा हूं, शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम, फॉर्मूला इसीलिए। और ये कैसे डिसाइड होता है, स्लेंडरनेस रेशियो से एंड इसेंट्रिसिटी से, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लियर है। ओके, चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन होता है। ओके, सो क्वेश्चन इज सेम, डिजाइन a short column to carry an axial load of 2000 kilonewton, to carry an axial load of 2000 kilonewton, और जो आपको मटेरियल गिवन है दैट इज M20 एंड Fe415। ठीक है, अब यहां पर आपको लेंथ नहीं दी है, अनसपोर्टेड लेंथ क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है। अगर क्वेश्चन में आपको अनसपोर्टेड लेंथ नहीं गिवन है ना, और आपको क्वेश्चन में ये भी नहीं गिवन है कि शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है या फिर लॉन्ग कॉलम डिजाइन करना है, तो पहले आप शॉर्ट मान के ही डिजाइन करो उसे। शॉर्ट मान का डिजाइन कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसे हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में दिया था। स्टेप 1, अगर इसमें को शॉर्ट एक्सियली लोडेड कॉलम मानना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, एज्यूमिंग जो आपकी सेंट्रिसिटी है दैट इज मींस ए मिनिमम
ए मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू 0.05 ऑफ डी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, वरना तो आप फॉर्मूला ही नहीं लगा पाओगे वाला। सेकेंड, अब आपको निकालना है साइज ऑफ द कॉलम। साइज ऑफ द कॉलम, ठीक है। साइज ऑफ द कॉलम के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइज ऑफ द कॉलम के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है PU इक्वल टू 0.4 CK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील। ओके, PU ये कौन सा लोड है, फ्रैक्चर्ड लोड। हमारे पास फ्रैक्चर्ड लोड गिवन है क्या, अभी नहीं गिवन है। सो फ्रैक्चर्ड लोड बनाने के लिए क्या करोगे, आपको जो एक्सियल लोड है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दैट इज 1.5। सो 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2000। सो फैक्टर लोड कितना आ गया, 3000 किलो न्यूटन। ठीक है, ओके। अब एरिया ऑफ स्टील की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.8%। एरिया ऑफ स्टील की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6%। मतलब एरिया ऑफ स्टील इसके बीच में ही लाई करना चाहिए आपका, है ना। हमें अभी पता नहीं है एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, बट इसके बीच में होगा ये पता है। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू 1% और 2%। अब जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा सेफ होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब आपको डिजाइन रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सो हाँ, आपकी मर्जी है, आप 1% ले लो, 2% ले लो, बट अगर आप फेयर डिजाइन की बात करते हो तो हम छोटे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, है ना, ताकि हमारे पास जो साइज है वो इकोनॉमिकल भी हो। क्योंकि आप 2% स्टील लगा दोगे उसमें जरूरत नहीं है, क्या फायदा। सो 1% से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा, 3000 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 3000 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 0.4। FCK कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। अब टोटल एरिया किससे मिलकर बना होगा, टोटल एरिया बना होगा एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, ये मिलकर बना होगा 100% एरिया, है ना। ऐसे ही तो होगा। सो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा, यहां से टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, और एरिया ऑफ स्टील क्या है, 1% ऑफ टोटल एरिया। सो टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 इंटू FY, दिस इज 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, और एरिया ऑफ स्टील कितना हमने एज्यूम किया है, 1% ऑफ टोटल एरिया। 1% ऑफ टोटल एरिया मीन्स 0.01 A, so that is 0.4 into 20 into total area minus 0.01 A plus 0.67 into 415 into area of steel, that is 0.01 A, and that is equal to 3000 into 10 to the power 3। इसको न्यूटन में क्यों चेंज किया है, क्योंकि ये वैल्यू एंड ये वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है, इसलिए सारी वैल्यूज को हमें न्यूटन और mm में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर है। अब यहाँ से देखो सिर्फ अननोन क्या है हमारे पास, A अननोन है। जल्दी से अपना कैल्सी उठाइए एंड सॉल्व करिए और मुझे बताइए A की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, आई होप सबने कर लिया होगा। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिख देता हूँ। मेरे पास जो A की वैल्यू आ रही है प्लीज अपने आप सॉल्व करिएगा, है ना, हो सकता है मेरी वैल्यू गलत भी हो। 280,360.7308 280,360.7308 7308 mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1% स्टील, पहले समझिए इसे, देखो
कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है कि हमें क्या चाहिए वो निकालने के लिए। इस एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है? दैट एरिया सेज कि 1% स्टील के साथ इस लोड को कैरी करने के लिए आपको इतना एरिया चाहिए टोटल, है ना। अब आपकी मर्जी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इससे जो साइज आएगा वो ज्यादा है तो आप इसे 2% कर दीजिए। इसे 2% करोगे आपको थोड़ा एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि 1% स्टील के साथ इतना लोड कैरी करने के लिए आपको इतना एरिया चाहिए। ऑलराइट, चलो ये मैं ये रब कर देता हूं। सिर्फ ये एरिया ध्यान रखिएगा, 283.617308। ओके, सो आपके पास एरिया रिक्वायर्ड ये आया है 283.6308। 283.6308 7308 mm स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारे शेप्स के बारे में समझा दूंगा। सपोज पहला स्क्वायर कॉलम, अगर आप जो कॉलम है उसे स्क्वायर कॉलम की तरह डिजाइन कर रहे हैं, स्क्वायर कॉलम के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा? साइड अगर सपोज मान लेते हैं स्मॉल है तो एरिया क्या होगा इसको स्क्वायर कॉलम का? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 280,360.7308। सॉल्व कर लीजिए, साइड आ जाएगा आपका 529.491 529.491 mm। अब ये तो मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड था, है ना, मतलब इतना तो चाहिए ही चाहिए। हम अगर ये एरिया थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हम ज्यादा सेफ होंगे, तो इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं। सो ए प्रोवाइडेड दिस इज इक्वल टू 550, ठीक है। ये आपका स्क्वायर कॉलम डिजाइन हो गया जिसका साइज है आपका 550 mm। नेक्स्ट सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम अब सपोज डायमीटर मान लेते हैं हम स्मॉल डी, तो क्या होगा π/4 डी स्क्वायर। तो π/4 डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 280,360.7308 7308, है ना। सॉल्व करिए इसे, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। 280 multiplied by 4 divided by 5, so this is an 597.466। तो यहां से जो आपका डायमीटर आता है 597.466 467 mm, ठीक है। इसे राउंड ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट सो d इज इक्वल टू 600 mm। मतलब कि अगर आप इसे सर्कुलर कॉलम की तरह डिजाइन करते हैं तो आपका डाया ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए? 600 mm, ठीक है। तीसरा रेक्टेंगुलर कॉलम, अब इसे रेक्टेंगुलर कॉलम की तरह डिजाइन करते हैं। सपोज रेक्टेंगुलर कॉलम में आपकी जो दैट इज L एंड B जो साइड है ना, तो इसका रेशियो जो होता है हमें पता है 1.5 to 2 के बीच में होता है ना। 1.5 ले लेते हैं तो L/B इज इक्वल टू 1.5, तो L इज इक्वल टू 1.5B, ये आ गया। एंड एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू L इंटू B, दिस इज इक्वल टू L की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 1.5B मल्टीप्लाइड बाई B, और ये एरिया कितना होगा?
360.7308। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सो दैट वुड बी 280,360.7308 divided by 1.5 and under root this value, that is 432.32। तो B हमारा आ जाता है 432.32। ठीक है, इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, दैट इज 450 mm। B अगर 450 mm है तो L क्या हो जाएगा 1.5 इंटू B, है ना, यानी 1.5 इंटू 450 एंड दैट इज 675 mm। 675 mm। ठीक है, सो अगर हमने स्क्वायर कॉलम की तरह डिजाइन किया है तो हमारा साइज आता है 550 mm, सर्कुलर की तरह किया है तो डायमीटर आता है हमारा 600 mm, और अगर हमने रेक्टेंगुलर की तरह किया है तो हमारी लेंथ आती है 675 एंड विड्थ आती है 450। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर है यहां से। ठीक है, चलो, सो ये तो हो गया हमारे पास साइज। जब भी हम डिजाइन करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती है ना, दो क्या मतलब बेसिकली एक ही चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर दो मटेरियल है तो दो बोल देते हैं। क्या चाहिए होता है, साइज, है ना। अब अगर आपके दो मटेरियल है तो आपको कंक्रीट का भी साइज चाहिए एंड स्टील का भी चाहिए। तो कंक्रीट का तो हमने निकाल लिया है, अब हम बात करते हैं अपना रेनफोर्समेंट की। सो नेक्स्ट स्टेप इज, स्टेप नंबर 3 है, आई डोंट नो, स्टेप नंबर 3, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है, फिर से सेम फॉर्मूला है। देखो वैसे तो हमने 1% माना था, टोटल एरिया हमने निकाल लिया है, तो 1% ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्टील हो सकता है आपको कुछ बुक्स में ऐसा दिख जाए कि जो आपने एज्यूम किया है उसी से एरिया ऑफ स्टील आपने निकाल लिया है। बट अगर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर चाहिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके सपोज मैं स्क्वायर कॉलम की बात करता हूँ। स्क्वायर कॉलम में हमारा साइज आया था 550, ठीक है। सो टोटल एरिया क्या होगा 550 स्क्वायर, 550 स्क्वायर एंड दैट इज 302,500, 302,500, ठीक है। बट जो हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड आया था वो एग्जैक्टली ये वैल्यू तो नहीं थी, है ना। मतलब कि उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपको 1% लेना है तो जो एरिया रिक्वायर्ड आया था वही एरिया आपको प्रोवाइड करना चाहिए था, लेकिन वो तो हमने प्रोवाइड नहीं किया, हमने ये प्रोवाइड किया उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो आपको फिर से सेम फॉर्मूले में जाना है एंड दैट इज PU is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into area of steel, ठीक है। 3000 into 10 to the power 3, this is equal to 0.4 20 into area of concrete is total area minus area of steel, total area minus area of steel plus 0.67 into 415 multiplied by area of steel, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 3000 into 10 to the power 3, this is equal to 0.4 into 20 into area minus 0.4 into 20 multiplied by area of steel plus 0.67 into 415 एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। टोटल एरिया आपको पता है ना। अगर स्क्वायर की तरह डिजाइन कर रहे हैं तो 550 की स्क्वायर, अगर सर्कुलर की तरह डिजाइन कर रहे हैं तो π/4 इंटू डी स्क्वायर यानी π/4 इंटू 600 स्क्वायर, एंड अगर रेक्टेंगुलर के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो 450 मल्टीप्लाइड बाई 675, जो भी एरिया आपने प्रोवाइड किया। मैं एक से करके बता देता हूँ, आपको स्क्वायर से करके बता देता हूँ, बाकी आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वुड बी 3000
इंटू 10⁻³ माइनस 0.4 इंटू 20 इंटू 550 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0.67415। इसे सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कितना आता है। ए इज कॉमन, सो दैट इज 0.67 इंटू 415 माइनस 0.4 इंटू 20, ये आता है आपका 270.05 एरिया ऑफ स्टील। 270.05 एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो दैट इज 3000 माइनस 0.4 इंटू 20 इंटू 550 स्क्वायर, that is 580,000. So 580,000 is equal to 270.05 area of steel divided by 270.05. So that is area of steel is 2147.75 mm square। इतना एरिया ऑफ स्टील हमें रिक्वायर्ड है, जो साइज आपने प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से और जो लोड आपको कैरी करना है उसके हिसाब से। जो एरिया ऑफ स्टील आपको चाहिए दैट इज 2147.75 mm स्क्वायर। चलो ठीक है, नंबर ऑफ बार्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले जो रेंज होती है इसके लिए क्या होती है 16 to 25, इससे ज्यादा भी होती है बट नॉर्मली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 16 to 25। सो एज्यूमिंग assuming 20 mm bars, ठीक है। सो नंबर ऑफ बार्स क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, दैट इज इक्वल टू 2147.75 डिवाइडेड बाय 5/4 इंटू 20 स्क्वायर। ये होता है 314 400 या 314। So 2147.75 divided by 314, that is 6.839 6.839। आप नंबर ऑफ बार्स तो आप फ्रैक्शन में प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे 7 बार्स, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैं यहाँ पर स्क्वायर कॉलम ऐसे बना देता हूँ, वैसे स्क्वायर लग नहीं रहेंगे बट ठीक। अब मिनिमम नंबर ऑफ बार्स कितनी होनी चाहिए 4, है ना, और उसका क्या है कि हमारे पास हर एक कॉर्नर पे एक रेनफोर्समेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गई, ये रेनफोर्समेंट हो गई हमारे पास, है ना। तो 4 तो हो गई हमारे पास, अब कितनी बची 3, क्या कर सकते हैं 1 2, अब 1 रह जाती है ना। अब हमें क्या करना होता है कि हम कैसे करते हैं डिजाइन। हम डिजाइन ऐसे करते हैं कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अब इधर और इधर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट अगर इसे आप आज कर देते हो तो उससे हमारा नुकसान कुछ नहीं है बट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जो 6 बार्स तो हो गई हैं, जो 8th बार है 20 mm की, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 mm की 2 बार्स में, 10 mm की 2 बार्स में, ठीक है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एरिया उसके बराबर ही है ना। अगर आपको और ज्यादा सेव करना है तो क्या करना चाहिए, हमें एक बार का एरिया कितना है 340, हम 2 बार में इसे डिवाइड करना है, तो हमें कितना एरिया चाहिए 157 के अराउंड। अब आप बार देखिए किसका एरिया 157 के अराउंड होता है। 12 mm बार्स का होता है 113, है ना। तो 16 का देखिए
दैट इज 201, मतलब ठीक है चलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि ये वाली जो बार्स हैं इसको हम प्रोवाइड कर देंगे 16 डायमीटर की। तो हमारे पास क्या हो गई, 6 बार्स हो गए हमारे पास 20 mm डाया की, और 2 बार्स हो गए हमारे पास 16 mm डायमीटर की। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्ट्रेस का वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझे लग रहा है कि अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट में कैसे बार्स प्रोवाइड करते हैं वहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं लेटरल टाइज में। लेटरल टाइज, दैट इज द लास्ट पार्ट। ओके, चेक कर लीजिए आप जो भी हमारा रेनफोर्समेंट हमें रिक्वायर्ड था हमने कितना प्रोवाइड किया है, 6 बार्स ऑफ, ओके चेक कर लेते हैं इससे पहले, लेटरल टाइज से पहले चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमने प्रोवाइड कितना किया है। तो ये यस provided, that is 6 bars of 20 mm diameter, तो 6 into pi by 4 into 20 square plus 2 bars of 16 mm diameter, तो 2 into pi by 4 of 16 square, है ना। ये आता है हमारा 2286.12 mm square, 2286.12 mm स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8% ऑफ टोटल एरिया, सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 550 स्क्वायर, 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 550 स्क्वायर, that is 2420 mm square, 2420 mm square। ठीक है, अब देखो जो हमने प्रोवाइड किया है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट वो मिनिमम से कम आ रहा है ना। मतलब इस एरिया के लिए हमें 0.8% तो प्रोवाइड ही करना था, है ना, और उससे ये कम आ रहा है, ये आ रहा है 2286.12। मतलब आप इतना नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको यही एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस एरिया के लिए आप फिर से नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बार्स कैसे निकालेंगे, फिर से 2420 डिवाइडेड बाई 314, दैट इज 7.70। ये क्या है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड ये हो गया मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार्स, और हमने कितने mm की आनी थी, 20 mm की, तो पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर वो होता है 304, ये आता है 7.78 बार्स। कितनी प्रोवाइड करोगे, 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया। सो अब कितना प्रोवाइडेड हो गया, अब प्रोवाइडेड हो गया हमारा 8 इंटू 314, 8 इंटू 314 मीन्स 8 बार्स ऑफ 20 mm डाया, और एक बार का एरिया होता है 314, सो 8 इंटू 314, और ये आता है 2512 mm स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी हमारे पास साइज कम होता है, लोड कम होता है, तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट मिनिमम से कम आ जाता है ना। जैसे यहाँ पर आ गया तो हमें मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को क्लियर है। अब मैक्सिमम के लिए चेक कर लो, मैक्सिमम कितना होता है 6% ऑफ टोटल एरिया, यानी 6/100 इंटू 550 स्क्वायर, तो 6 इंटू 550 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 एंड दैट इज 18,150 mm स्क्वायर, है ना। एंड ऑब्वियसली 2512 इससे कम। तो मिनिमम कितना चाहिए था 2420, तो हमने 2512 प्रोवाइड कर दिया। ठीक है,
मतलब अब हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रेनफोर्समेंट आ गया। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, लेटरल टाइज। लेटरल टाइज, लेटरल टाइज। ओके, लेटरल टाइज में सबसे पहले डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज, एंड डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड बी ग्रेटर देन जो आपका रेनफोर्समेंट है, मीन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है 5/4, और कितना है वो 20 mm, तो 20/4 दैट इज 5 mm, यानी डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज शुड बी ग्रेटर देन 5 mm, so providing diameter 6 mm, providing diameter is equal to 6 mm, providing diameter is equal to 6 mm. अब पिच में 3 चीजें होती है। नंबर 1, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी है 550 mm। सेकेंड, 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल डायर रेनफोर्समेंट, यानी 16 इंटू 20 दैट इज 320 mm, and third is 300 mm. Here, pitch is minimum of following, minimum of these three. अब इसमें मिनिमम हमें पता चल रहा है कितना 300 mm, so 6 mm dia lateral ties at the 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, मतलब जो पिच है दैट इज 300 mm और डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज 600 mm। ठीक है, बना देते हैं ये आपके रेनफोर्समेंट है, कितनी करनी है 8, क्योंकि कुछ क्लियर कवर तो हमें रखना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे, और ये एक फेस पे, 4 कॉर्नर पे और 4 फेस पे। ये हो गई हमारे पास रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब ये आ जाती है हमारे पास लेटरल टाइज, इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए। दिस इज योर लेटरल टाइज। ठीक है, सो दिस इज 8 bars ऑफ कितने mm 20 mm, एंड दिस इज 6 mm lateral ties, rate of 300 mm spacing। ठीक है, और ये साइज हो गया हमारा, ये क्या है 550 and that is also 550। ओके, यहाँ पर हमारा डिजाइन ऑफ कॉलम कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बात में कोई डाउट है तो वो भी जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, तब तक प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखिए, है ना, सेफ रहिए, एंड होपफुली सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, हम लोग मिलेंगे। थैंक यू और विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।